प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 के काव्यखंड से केदारनाथ जी अग्रवाल की कविता चंद्रगहना से लौटती बेर का अध्ययन करेंगे। कवि का परिचय कर लेते हैं। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में सन 1911 में हुआ। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील रहे हैं। उनका तत्कालीन साहित्यिक आंदोलनों से गहरा जुड़ाव रहा है। सन 2000 में उनका देहांत हो गया। नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, है मेरी तुम, मार प्यार की थापें और कहे केदार खरी खरी उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जनसामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य प्रतिपाद्य है, विषय वस्तु है। उनके यहाँ प्रकृति का यथार्थवादी रूप व्यक्त हुआ है, जिसमें शब्दों का सौंदर्य है, ध्वनियों की धारा है और है स्थापत्य की कला। संगीतात्मकता उनके काव्य की एक अन्यतम विशेषता है। बुंदेलखंडी समाज का दैनंदिन जीवन अपने खुलेपन और उमंग के साथ उनके काव्य में अभिव्यक्त हुआ है। केदार कविता की भाषा को लोक भाषा के निकट लाते हैं और ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। कविता परिचय करते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त हुआ है। वह चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहा है, अर्थात चंद्रगहना नाम का गांव है, वहां से वो लौट रहे हैं। लौटते हुए उनके किसान मन को खेत खलियान एवं उनका प्राकृतिक परिवेश सहज आकर्षित कर लेता है। इस कविता में कवि की उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीज़ों में भी असाधारण सौंदर्य देखती है और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है। आइए कविता पाठ करते हैं। चंद्रगहना से लौटती बेर। बेर का मतलब समय। चंद्रगहना से लौटती बेर ये प्रकृति सौंदर्य की अद्वितीय कविता है। कवि चंद्रगहना नामक गांव से लौट रहा है। उसके पास प्रकृति को निहारने के लिए खूब सारा समय है। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिंगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, कि मैं चंद्रगहना जो गांव है उसको देख आया हूँ और अब मैं एक दृश्य देख रहा हूँ। देखता हूँ दृश्य अब मैं एक दृश्य देखता हूँ, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। मेड़ होती है जो खेत की डॉल होती है, उसको मेड़ बोलते हैं। तो उस डॉली पर बैठा हुआ लेखक अकेला ही एक दृश्य देख रहा है। क्या देख रहा है? एक बीते के बराबर। बीते के बराबर, बीते को विता बोलते हैं ना। एक नाप है, छोटी सी नाप। अपनी हथेली के अंगुष्ठ की नीचे वाली लाइन से सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका की जो सबसे नीचे वाली लाइन है,
वहाँ तक की जो दूरी है उसको विता बोला गया है ना। एक बीते के बराबर अर्थात बहुत छोटा। ये हरा ठिंगना चना, छोटा सा ठिंगना चना चने का पौधा है। बांधे मुरेठा शीश पर, मुरेठा होता है साफा पगड़ी, इसके सिर पर एक नीले रंग की, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का उसने, चने में गुलाबी फूल आते हैं, तो गुलाबी फूल रूपी उसने अपने सिर पर पगड़ी बांधी हुई है। सजकर खड़ा है, सजा हुआ खड़ा है अर्थात एक दूल्हे के रूप में चने का जो पौधा है वो खड़ा हुआ है। कवि अपने गांव के प्राकृतिक दृश्यों को जी भरकर निहारने के लिए खेत की मेड़ पर अकेला बैठा है। उसके सामने चने के छोटे छोटे ठिंगने पौधे खड़े हैं। उसके ऊपरी भाग पर गुलाबी फूल ऐसा सज रहा है मानो चने ने सिर पर गुलाबी पगड़ी बांध रखी हो। यहाँ कवि ने चने को सजे धजे दूल्हे के रूप में देखा। प्रकृति का अत्यंत सुंदर, सजीव, रमणीय और वास्तविक चित्रण कवि ने किया है। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली, देह की पतली, कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर। और उसके पास में ही, चने के पास में ही एक हटीली अलसी का पौधा होता है जिसमें भी नीले फूल आते हैं। हठीली जिद्दी, जो बिना बोए बिना उगाए ही उगाती है। तो ऐसी हठीली जिद्दी अलसी है वो पास में ही खड़ी हुई है। उसकी देह पतली है, पतला तना है उसका, कमर उसकी लचीली है, थोड़े से हवा के झोंके से ही लचक जाती है। नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, नीले फूले हुए फूल को अपने सिर पर चढ़ा करके वो पास में ही उगी हुई है। दृश्य देखो कितना सुंदर। आगे चलते हैं। कह रही है जो छुए, यह दूं हृदय का दान उसको। अलसी क्या कह रही कि जो इसको छुए, जो मुझे अपनाए, मैं उसको अपने हृदय का दान कर दूंगी, अपना सर्वस्व समर्पण कर दूंगी। ऐसे ही उसके भाव है, ऐसा हमें लग रहा है कि जो कोई मुझे प्यार से छुएगा मैं उसे अपना प्यार भरा हृदय न्योछावर कर दूंगी। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। और सरसों की ने पूछो, वो भी सबसे सयानी हो गई है, समझदार हो गई है, बड़ी हो गई है। सयानी होना समझदार होना है, अर्थात अब वो तैयार हो गई है, फसल, सरसों की फसल जो है तैयार हो गई है, बड़ी हो गई है। हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, पीले पीले फूल उसमें आ गए हैं, ऐसा लग रहा है कि अब वो ब्याह के मंडप में पधारने वाली है। सब जगह सरसों के उगने से पीला रंग छा गया है। उसके पीले फूलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी कन्या के हाथ पीले कर दिए गए हों। हाथ पीले करना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है विवाह करना। और वह सज धज कर विवाह मंडप में बैठ गई हो। इस प्रसन्नता के अवसर पर ऐसा लगता है जैसे फागुन का महीना स्वयं फाग के गीत गाता हुआ आ गया हो। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। और ऐसा लग रहा है कि फाल्गुन का जो महीना है वो खुद ही फाग, होली के समय फाल्गुन के महीने में जो गीत गाए जाते हैं उनको फाग कहा जाता है। तो फाल्गुन का महीना स्वयं ही फाग गाता हुआ आज आ गया है। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में। दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। कवि कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर स्वयंवर चल रहा है, अर्थात चने रूपी दूल्हे को सरसों रूपी जो दुल्हन है वो स्वयंवर की माला पहना रही है। और प्रेमिका रूपी, प्रेम के लिए आतुर जो नायिका है, अलसी रूपी नायिका, वो ये दृश्य खड़ी हुई देख रही है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है,
प्रकृति का जो आंचल है वो प्रेम से भरा हुआ प्रतीत होता है। उसे लगता है कि चना दूल्हा है, सरसों दुल्हन है और अलसी प्रेमातुर नायिका है। इस तरह तीनों प्रेम के आनंद में मग्न है। यहाँ प्रकृति का आंचल प्रेम से भरा हुआ है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से, विजन जो शब्द है, विजन का अर्थ होता है सुनसान स्थान, सुनसान जगह या स्थान के लिए विजन शब्द आया है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से, व्यापार के नगर से दूर प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। ये प्रेम से भरी हुई जो भूमि है बहुत अधिक उपजाऊ है। और पैरों के तले है एक पोखर, और पैरों के किनारे एक पोखर है, तालाब है। उठ रही इसमें लहरियां, इसमें लहरें उठ रही हैं। नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियां। उस पोखर के नीले स्वच्छ तल में जो भूरी भूरी घास उगी हुई है वह भी अब लहरियां ले रही है, लहरों के साथ हिल रही है। अर्थात नगरों के चहल पहल, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से, नगरों के चहल पहल और भीड़ भाड़ और शोर शराबे के जीवन में कितना स्वार्थ भरा हुआ है, उसमें आपसी पारस्परिक प्रेम की कमी है। उस नगरीय जीवन की तुलना में प्रकृति का ये जो प्रेम से भरा हुआ शांत वातावरण है विजन, सुनसान जो स्थान है, ये है मनुष्य के हृदय में प्रेम भाव और मधुर कल्पनाएं जगाने में सामर्थ है। एक छोटे से तालाब में प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, और पैरों के तले है एक पोखर, और पैरों के तले जो एक पोखर है, तालाब है, उसमें लहरें उठ रही हैं। एक छोटे से तालाब के जल में उठने वाली लहरों से घास में भी हलचल हो रही है, और वह ऐसी हिल रही है जैसे वह भी जल के साथ लहरा ले रही हो। तालाब के पानी पर, आगे देखते हैं। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को है चकमकाता है, कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निंद्रा त्यागता है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को है चकमकाता चौंधियाता, चांदी का बड़ा सा गोल खंबा। यहाँ सूर्य का प्रकाश जो तालाब पर पड़ रहा है उसे चांदी के खंबे से उपमित किया गया है, तुलना उसकी की गई है। तालाब के पानी पर जब सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है तो उसका आकार लंबा और रंग में सफेद होने के कारण एक चांदी के गोल खंबे के समान वो दिखाई पड़ता है। आंख को है चकमकाता, वह हमारी आंखों को चौंधिया देता है, चकमका देता है जब हम उस पर नजर डालते हैं। कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, और उस तालाब के किनारे पर कई पत्थर पड़े हुए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये पत्थर रूपी प्यासे शिशु बालक चुपचाप पानी पी रहे हैं। प्यास जाने कब बुझेगी, और पता नहीं इनकी प्यास कब बुझेगी। चुप खड़ा बगुला डुबोए टांग जल में, और पास में ही चुपचाप ध्यान मग्न जो बगुला है जल में टांग डुबोए, देखते ही मीन चंचल ध्यान निंद्रा त्यागता है। जब उसको चंचल मीन मछली दिखाई देती है तो उसको झपट लेता है, उसकी ध्यान निंद्रा टूट जाती है, वो अपनी ध्यान निंद्रा को त्याग देता है। आगे चलते हैं। चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है, और वो मीन को, मछली को चट से बहुत जल्दी से अपनी चोंच में दबा करके और गले के अंदर डाल देता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। और एक काले माथे वाली जो चतुर चिड़िया है, एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन। एक काले माथे वाली जो चतुर चिड़िया है वे अपने सफेद पंखों की सहायता से झपट्टा मार करके तालाब के जल से मछली को
पानी में तैरती हुई मछली को अपनी पीली चोंच में दबाकर दूर आकाश में उड़ जाती है। ओ यही है भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। स्वच्छंद मुक्त। कवि जिस स्थान पर बैठा है वहाँ सामने रेल की पटरी बिछी हुई है। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से, रेल की पटरी जहाँ होती है वहाँ पर ऊंची भूमि होती है, रेल की पटरी गई है। मानो रेल की पटरी बिछी, जिस स्थान पर कवि बैठा है वहाँ की जो जमीन है ऊंची है, क्योंकि वहाँ रेल की पटरी बिछी हुई है। कवि जानता है कि वहाँ से अभी कोई गाड़ी गुजरने वाली नहीं है, रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं। उसको पता है कि ट्रेन का कोई टाइम नहीं है, अभी ट्रेन आने का समय नहीं है। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, मुक्त हूँ, जाना नहीं है, और मुझे यहाँ से कहीं जाना भी नहीं है, मुझे जाने की कोई जल्दी नहीं है। वो अपनी इच्छा के अनुसार पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। आगे चलते हैं। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं, कांटेदार कुरूप खड़े हैं। अनगढ़ होती है टेढ़ी मेढ़ी, रीवा एक कांटेदार वृक्ष होता है ना। तो चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, चित्रकूट वही चित्रकूट की भूमि है जहाँ पर राम कहा जाता है ना रामचरित में, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक देत रघुवीर। तो चित्रकूट की जो बेडोल टेढ़ी मेढ़ी उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ हैं, चित्रकूट की पहाड़ियाँ हैं टेढ़ी मेढ़ी ना, उबड़ खाबड़, बहुत दूर दूर तक फैली हुई हैं। ये जो भूमि उपजाऊ नहीं है, बांझ भूमि है, बांझ भूमि जो उपजाऊ नहीं है, दूर दिशाओं तक फैली हुई हैं। इधर उधर रीवा के कांटेदार कटीले पेड़ जो कुरूप हैं, देखने में भी अच्छे नहीं लगते, उगे हुए हैं। सुन पड़ता है जिसमें न तो हरियाली है, न बैठकर गर्मी मिटाने योग्य छाया है, और न ही देखने में वो मन को आराम देने वाले हैं। इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं, मन को भाने वाले पेड़ नहीं है। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का स्वर टें 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 टें, सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता। सुग्गा होता है तोता, तो सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर, और वहीं तोते का मीठा मीठा रस से परिपूर्ण टें 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 का स्वर सुनाई पड़ता है। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, वनस्थली होता है जंगल, जंगल का हृदय चीरता हुआ, दूर दूर तक गूंजता हुआ उठता गिरता सारस का स्वर, गिरता पड़ता सा सारस का स्वर, टिरटों टिरटों मन होता है उड़ जाऊं मैं। सारस का स्वर कैसा है, टिरटो टिरटो की आवाज वो निकालता है। तो ऐसे में कवि का कहता है कि मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाएं सारस के संग, जहां जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। पोखर के किनारे से तोते की टेंटे की बार बार आवाज आती हुई कवि के कानों में पड़ रही है, वह कानों में बहुत मीठा रस टपका रही है। दूसरी ओर कहीं सारस के जोड़े की जो टिरटो टिरटो की ध्वनि है सुनाई पड़ रही है। दूर से इस आवाज को सुनकर कवि का मन इतना सरस और प्रेम मग्न हो उठता है कि उसका मन करता है कि वह पंख फैलाकर अपनी संगनी के पास जा रहे सारस के साथ उड़कर वहां पहुंच जाए जहां प्रेम आलाप आपसी प्रेम की बातें होती हैं। सारस के जोड़ी की प्रेम भरी बातें को वो चुपके से सुन ले। पर फैलाए सारस के संग जहां जुगल जोड़ी रहती है, सारस की जो युगल जोड़ी है जहाँ रहती है, हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे, और मैं उनकी प्रेम की सच्ची बातें चुप्पे चुप्पे सुन लूं। तो ये कविता यहाँ पूर्ण होती है। अभ्यास के प्रश्न हैं, फटाफट इनको कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, इस विजन में अधिक है, इस विजन में विजन
सुनसान जगह के लिए आया है ना, इस विजन में थी कि पंक्तियों में नगरीय संस्कृति के प्रति क्या आक्रोश है और क्यों। कवि ने यहाँ नगरीय संस्कृति की जो व्यावसायिकता है उसके प्रति दुख प्रकट किया है। उसके अनुसार नगर के लोग व्यापार को उसने अपने सिर पर नीला फूल धारण किया हुआ है। ऐसा लगता है कि वो प्रेम का खुला निमंत्रण दे रही है कि जो भी उसे छुएगा, उसे अपनाएगा, वो उसको अपना सर्वस्व समर्पण कर देगी। ऐसे भाव यहाँ पर प्रेमपूर्ण भाव व्यक्त हुए हैं। चौथा प्रश्न है, अलसी के लिए हठेली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है।